हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हमने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह वीडियो तैयार किया है। हमने इस वीडियो में 12वीं कक्षा के विषय राजनीति विज्ञान और अध्याय 3 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इस अध्याय से हमने MCQ के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताए हैं जो आने वाले आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप में से भी कोई SSC, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या फिर किसी भी तरीके के सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं या कक्षा 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, GK, GS और करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नों की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास के पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ देख सकते हो, खुले द्वार की नीति से किस देश ने अद्भुत प्रगति की और अगले साल में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। दोस्तों, आपको बता दें, खुले द्वार की नीति जिसे ओपन डोर के नाम से भी जाना जाता है, यह जो नीति है चीन देश ने अपनाया था। और कब अपनाया था दोस्तों? तो सन 1978 में यह अपनाया था। इस नीति के बाद चीन ने अद्भुत प्रगति की दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, चीन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, सन 1949 में गठित यूरोपीय संघ की स्थापना क्यों की गई? तो 1949 में यूरोपीय संघ की जो स्थापना है राजनीतिक सहयोग और आर्थिक सहयोग के माध्यम से जो है की गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। तो अगर आपको इसमें से कोई एक टिक करना हो अथवा एक आंसर बताना हो तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्थिक सहयोग के लिए जो है स्थापना की गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। यूरोपीय संघ 2005 तक दुनिया का डेक्स था, यानी कि क्या था दोस्तों? तो दोस्तों बता दें, यूरोपीय संघ 2005 तक जो है विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया था और राजनीतिक दृष्टि से भी जो है ये बहुत बड़ा देश अथवा संगठन बन गया था। तो ऑप्शन एक एक करके हम देख लेते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए है सबसे बड़ी राजनीतिक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था, ऑप्शन सी सैन्य व्यवस्था और ऑप्शन डी उत्तर ए और बी दोनों ही सही। तो दोस्तों बता दें, यूरोपीय संघ की जो स्थापना की गई थी उनका उद्देश्य कभी नहीं था कि उनकी सैनिक क्षमता को जो है बढ़ाया जाए। उसकी स्थापना के पीछे उद्देश्य था राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत करना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ सही है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर आपको बिल्कुल सही आंसर टिक कर देना है, क्योंकि ए और बी दोनों ही सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, किसने नाटो के जरिए सबसे बड़ी सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया? तो नाटो जो संगठन है, जिसे सैन्य संगठन भी कहा जाता है, अमेरिका ने इसे अपनाया था दोस्तों 1949 में। ठीक है, 1949 में अपनाया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अमेरिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है, विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था कब समाप्त हुआ? आपको बता दें जब शीत युद्ध खत्म हुआ था तो शीत युद्ध समाप्त होते ही विश्व दो भागों में जो बटा हुआ था वो खत्म हो गया। तो शीत युद्ध की समाप्ति सन 1991 में हुई थी और शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही दो ध्रुवीयता का भी अंत हो गया। तो सन 1991 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है, यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में आसियान का उदय किस रूप में हुआ? तो यूरोप कंट्री में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी और एशिया कंट्री में आसियान संगठन की स्थापना की गई थी। इन दोनों ही संगठनों के स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों बता दें, दोनों ही संगठनों के पीछे उद्देश्य था शांतिपूर्ण और सहकारी व्यवस्था को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, शांतिपूर्ण और सहकारी व्यवस्था के लिए यूरोपीय संघ और आसियान की स्थापना की गई थी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा
और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। सन 1978 में ओपन डोर, जिसे खुले द्वार की नीति कहा जाता है, किसने अपनाया था या किसने चलाया था? तो चाइना देश। अगर देश पूछा जाए दोस्तों तो देश तो यहाँ पर चीन हो जाएगा, जो कि हमने प्रश्न कर चुके हैं। लेकिन कौन से नेता ने अपनाया था? तो देंग शियाओपिंग जो है इसका उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। इन्होंने ही चाइना में ओपन डोर, जिसे खुले द्वार की नीति कहा जाता है, ये वाली नीति अपनाए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है, सन 1945 के बाद यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पुनः गठन में किसने सहयोग किया? सन 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय कंट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए अमेरिका जैसे देश ने जो है उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मदद किए थे। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर ए सही हो जाएगा, अमेरिका ने सहयोग किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 है, अमेरिका ने नाटो के जरिए किस व्यवस्था को आरंभ किया? तो दोस्तों अमेरिका ने नाटो 1949 में अपनाया था और इसके स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था वो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। प्रश्न नंबर 10 है, मार्शल योजना के तहत 1948 में किस सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी? तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी दोस्तों, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, रोम की संधि पर कितने देश ने शामिल हुए? अर्थात रोम की संधि पर कितने देश जो है जुड़े थे? तो 6 देश जुड़े थे दोस्तों रोम की संधि पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, 6 देश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 है, किस देश ने अभी भी राजतंत्र है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है अभी जहां पर राजतंत्र अभी भी लागू है? तो नेपाल इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नेपाल में अभी भी राजतंत्र, सॉरी दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा, भूटान। नेपाल गलत हो जाएगा दोस्तों, नेपाल में भी लोकतंत्र स्थापित हो चुकी है लेकिन भूटान में अभी भी राजतंत्र है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है, भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल संधि कब हुई थी? तो दोस्तों बता दें, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सिंधु नदी के जल के लिए जो है हस्ताक्षर हुए थे, यानी कि संधि हुई थी, जो कि सन 1961 में हुए थे। तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा, सन 1961। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा देश परमाणु संपन्न देश नहीं है? यानी किस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है? तो नेपाल देश हो जाएगा दोस्तों उत्तर सही, नेपाल में अभी भी परमाणु बम नहीं है। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों यहाँ पे, बांग्लादेश के नेताओं द्वारा आज़ादी की घोषणा कब की गई? बांग्लादेश की जो आज़ादी है सन 1971 में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, मार्च 1971। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सा देश 7 पार्टी अलायंस में नहीं था? श्रीलंका देश 7 पार्टी अलायंस में शामिल नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, श्रीलंका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है, किस मुद्रा का विश्व व्यापार में हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा है? तो दोस्तों बता दें, अमेरिका के मुद्रा डॉलर के मुकाबले में जो यूरो मुद्रा है वो काफ़ी ज़्यादा जो है 3 गुना ज़्यादा मानी जाती है दोस्तों, 3 गुना ज़्यादा मानी जाती है। तो यहाँ पर उत्तर जो है ए सही हो जाएगा, यूरो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 है, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस किसके स्थायी सदस्य हैं? तो यूरोपीय संघ में शामिल 2 देश
ब्रिटेन और फ्रांस जो है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें वीटो पावर भी प्राप्त है। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 है, यूरोपीय संघ का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों यूरोपीय संघ का जो पहला प्रत्यक्ष चुनाव है वो 1969 में हुआ था, 1979 में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सन 1979 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी शीत युद्ध के दौरान, जो कि दो भाग में बटा हुआ था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, शीत युद्ध के समाप्त होते ही जर्मनी का भी एकीकरण हो गया था। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा, सन अक्टूबर 1990। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 की तरफ। 21वां प्रश्न है, नई मुद्रा यूरो जनवरी 2002 में कितने देशों ने अपनाया था? तो जनवरी 2002 में यूरो मुद्रा को 12 देशों ने अपनाया था दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 12 देश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारों की संख्या है? तो यूरोपीय संघ के झंडों में 12 सुनहरे सितारों की संख्या है, जो कि एक चक्र में बना हुआ है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके भी कोई फ्रेंड 12वीं कक्षा में या किसी भी 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए, क्योंकि ऐसे वीडियो उनके बहुत कामगार के होते हैं। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 है, सार्क के सबसे अधिक शक्तिशाली देश का नाम बताइए। तो सार्क में, जिसे दक्षेश भी कहा जाता है, सार्क में भारत को सबसे ज़्यादा ताकतवर देश माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 है, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस देश में स्थापित हुए? दक्षिण एशिया में अथवा एशियाई देशों में यदि हम बात करें तो पाकिस्तान में सबसे पहले सैनिक व्यवस्था जो है लागू हुई थी। लोकतंत्र के मार्ग में ये एक बड़ी कठिनाई थी, तो पाकिस्तान में सैनिक व्यवस्था सबसे पहले लागू हुई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पाकिस्तान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 25 की तरफ। प्रश्न नंबर 25 है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश माओवादी के उथल पुथल का शिकार रहा? तो दक्षिण एशिया में अगर हम बात करें जो माओवादी का शिकार रहा वो है नेपाल दोस्तों। नेपाल देश में माओवादी का शिकार रहा, एक लंबे अरसे तक यहाँ पर राजा का शासन रहा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 है, अमेरिका ने यूरोपीय संघ को मार्शल योजना कब दी थी? तो अमेरिका ने मार्शल योजना यूरोपीय संघ को सन 1948 में दिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, सन 1948। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 है, maastricht संधि द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 की तरफ। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा देश आसियान संगठन का हिस्सा नहीं है? आसियान में दोस्तों यहाँ पर सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सभी आसियान के संगठन का हिस्सा है दोस्तों। ऑप्शन डी देखते हैं क्या है। ऑप्शन डी यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दोस्तों सही, नेपाल आसियान संगठन का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, आसियान संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो आसियान संगठन की जो स्थापना है सन 1967 में हुआ था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे, सन 1967। आज के क्लास के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 30वां प्रश्न है, सन 1991 के बाद किस देश ने पूरब और अपनाई? तो एशियाई देशों की बात करें, भारत ने यह नीति अपनाया है
1991 के बाद पूरब की ओर देखो की नीति। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा भारत। दोस्तों ये आज के क्लास के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो 12वीं कक्षा के अध्याय 3 से जुड़े हुए थे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।